चलिए एक बार फिर से स्वागत है पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में अपन ने टर्शरी एरोमेटिक एमिन्स के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपन एमिनो ग्रुप जो है उसकी जो बेसिसिटी है उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एमिनो में विविध प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी कुछ मेथड्स की बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट मेथड जो है उसको कहते हैं सल्फोनीकरण। इसी को दूसरा जो नाम है वो है हिंसबर्ग परीक्षण। देखिए, हिंसबर्ग परीक्षण की बात करें तो इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाई जाती है। और उसके बाद जो है उसकी जो भी कंपाउंड प्राप्त होता है उस रिएजेंट को जो है वो जलीय केओएच के साथ जो है वो क्षारीय करके से जो है वो क्षारीय बनाया जाता है। और उससे अपन को जो है वो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और रिएक्शन। उसके आधार पर अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए फर्स्ट अपन इसमें बात करें तो प्राइमरी एमाइन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्शन करके प्राइमरी एमाइन जो है वो आपके एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। और ये एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है उसकी रिएक्शन जब अपन किसके साथ कराते हैं, जलीय केओएच के साथ कराते हैं। एक्वियस केओएच के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यह आपके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये सॉल्ट जो है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इस सॉल्यूशन में सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होने के कारण एक तरह से अपन ये कह सकते हैं ये प्राइमरी एमाइंस और एच वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके बाहर। तो ये जो सॉल्ट बना वो क्या होता है, सॉल्युबल। ठीक है, तो सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और बनाकर जल में विलीन हो जाते हैं। अब सेकेंड की जो बात करें, प्राइमरी है तो वो सॉल्युबल हो जाता है। सेकेंडरी एमाइन की अगर बात करें तो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अपन सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एमाइन जो है वो आपके एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बेंजीन डायमाइन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड है वो आपके केओएच के साथ कोई लवण नहीं बनाता है और इनसॉल्युबल रहता है। मतलब ये फॉर्मेशन तो हुआ, अब इसके साथ केओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई लवण नहीं बनता। मतलब ये केओएच में क्या होता है, अविलेय होता है। मतलब अपन ने केओएच डाला और ये सॉल्युबल नहीं होता है, केओएच के सॉल्यूशन में इसमें डाला तो ये आपका मान के चलना
कि ये आपके क्या हो गया, सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी तो दोनों बेंजीन सल्फोनेमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और एक KOH के साथ करता है, एक KOH के साथ नहीं करता। और जो टर्शरी है, ठीक है, तृतीयक एमीन जो है, मतलब वो अगर अपन बात करें तो टर्शरी एमाइन जो है वो आपकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, C6H5SO2Cl। और टर्शरी एमाइन जो है वो आपके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ किसी तरह की रिएक्शन नहीं करता है। अगर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। तो इस तरह से हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा अपन इनको जो है वो अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और मेथड है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। दूसरी जो अभिक्रिया है वो क्या है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसमें प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी एमीन जो है वो HCl और NaNO2 के साथ रिएक्शन करके ये आपके क्या बना देंगे, नाइट्रस एसिड। और प्राइमरी एमीन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो C6H5N2Cl डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा और आपके वाटर मॉलिक्यूल बाहर। उसी तरह से जो सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन जो है वो एन नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं, मतलब C6H5NH और CH3। सेकेंडरी एमाइन जो है वो HNO2 के साथ रिएक्ट करके आपकी इसका फॉर्मेशन करते हैं, एन नाइट्रोसो एमीन का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और टर्शरी एमीन जो है वो नाइट्रोसो यौगिक बनाते हैं, और क्योंकि इनमें कोई क्रियात्मक समूह पर कोई विस्थानीकरण हाइड्रोजन नहीं, तो टर्शरी के बाद पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये जो है आपकी एक तरह से क्या बनाते हैं, HNO2 के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक तरह से नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके जो थे वो क्या हो गए, उसके डिफरेंशिएशन की जो है वो मेथड्स की हो गई। अब अपन जो बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के बाद, ये तो अपन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंशिएट करने की अलग अलग मेथोडोलॉजी है। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनके एमिनो की बेसिसिटी। अब एमिनो की बेसिसिटी की बात करें तो एमिनो ग्रुप जो है उनकी क्षारीय प्रबलता के बारे में अपन जो है वो चर्चा करेंगे। और इसमें अपन अगर बात करें तो एमिनो जो ग्रुप्स हैं की क्षारीयता की अगर बात करें तो एमिनो ग्रुप की अगर क्षारीयता की बात करें तो एमिनो यौगिक की क्षारीयता नाइट्रोजन परमाणु जो है, नाइट्रोजन जो परमाणु है उस पर उपस्थित लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि उस नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर हैं वो कितनी आसानी से दूसरे एटम को दे सकते हैं, उसके आधार पर उसकी बेसिसिटी का जो है वो अपन निर्धारण करते हैं। तो जितने वो प्रबल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा उतना ही वो क्या होता है, प्रबल क्षारीय होता है। तो अपन एलिफेटिक एरोमेटिक उनकी बात करें तो जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उनकी तुलना में जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं, जैसा अपन ने पहले भी इनकी क्षारीय गुण के बारे में प्राइमरी के बारे में पढ़ा था। उसका कारण क्या है, तो जो एलिफेटिक एमीन्स है उसमें किसी तरह का रेजोनेंस नहीं रहता है और एल्किल समूह का क्या लगता है, आपके प्लस आई इफेक्ट लगता है, जिससे कि प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है
और अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है तो वो आसानी से उस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को डोनेट हो सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक एमाइंस की अगर अपन बात करें तो एरोमेटिक एमाइंस जो है उसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके बेंजीन रिंग जो है उसके साथ अनुनाद में होते हैं और रेजोनेंस के कारण वो आपके क्या होते हैं, एक तरह से उसमें रेजोनेंस के कारण वो उस बेंजीन रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं और उसके कारण जो है उनमें अपन बात करें तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन है उसके बेंजीन रिंग में विस्तार पर होता है और उसके कारण नाइट्रोजन पे वो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अवेलेबिलिटी कम होने के कारण अपन जो है उनकी बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टर्शरी एमीन की अगर अपन चर्चा करें तो टर्शरी एमाइन जो है उसमें और आपके जो है वो 3 बेंजीन रिंग अवेलेबल हो जाती हैं और टर्शरी एमाइन में 3 बेंजीन रिंग, अगर एरोमेटिक टर्शरी एमाइन की बात करें तो 3 फिनाइल रिंग होगी और 3 फिनाइल रिंग होने के कारण तीनों जगह जो है वो आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं और उसके कारण उनके जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, नाइट्रोजन के डीलोकेलाइज होंगे तो उसकी बेसिसिटी और कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल बात थी। अपन के एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये जो है वो आपके काम करता है। तो अपन हेडिंग जो है वो क्या है, एमिनो की क्षारीय प्रबलता, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। और जैसा कि अपन ने कहा कि एमिनो जो है आपके यौगिकों की क्षारकता जो है वो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता तथा उससे जुड़े एल्किल या एरिल समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आपके एक तो उसकी अवेलेबिलिटी जो लॉन पेयर है वो कितनी है और दूसरी उसमें जो है उसमें जो जुड़े हुए ग्रुप हैं उसकी नेचर कैसी, वो किस तरह का एरोमेटिक है एलिफेटिक है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एलिफेटिक एमीन्स में तो उसका क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण एमिनो समूह के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे उसकी क्षारकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, क्षारकता भी बढ़ जाती है। तो अपन एलिफेटिक एमीन्स की बात करें तो एलिफेटिक एमीन्स में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक बेसिक होगा वो कौन सा होगा आपका, टर्शरी एमीन जो है, यहाँ का सेकेंडरी एमीन्स जो है वो ज़्यादा आपके बेसिक होगा कंपेरेटिवली किसके, आपके प्राइमरी और अमोनिया। उसका कारण क्या है, तो उसका जो कारण है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑफ alkyl group increase basic strength of aliphatic amines। ठीक है, अपन ने जो कहा कि जो प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण आपके जो
बेसिसिटी है एलिफेटिक एमाइन की वो क्या होती है, बढ़ती है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी of lone pair of electron present on nitrogen atom increases. ठीक है, उसी तरह से अपन अगर एरोमेटिक एमाइंस की बात करें, ठीक है, तो एरोमेटिक एमाइंस की अगर अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ क्या होता है, सहयुग्मन होने से प्लस एम प्रभाव डालता है, और प्लस एम प्रभाव डालता है, इसके कारण उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या हो जाते हैं, विस्थानीकृत हो जाते हैं, और नाइट्रोजन परमाणु पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ कहें एरोमेटिक in aromatic amine NH2 group is attached to the benzene ring, so it has plus M effect and the nitrogen atom and the nitrogen and the electron of an atom of NH2 group is conjugate with benzene ring, so it is delocalized at ortho and para position of benzene ring, so availability of electron decreases. So basicity decreases. ठीक है, तो अपन कह रहे हैं एरोमेटिक एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु जो है पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होने के कारण प्लस एम प्रभाव पड़ता है, और यह इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, विस्थानीकृत हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके कारण जो है उसकी क्षारकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे अपन देखें तो एमीन की बात करें तो ये NH2 है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो ये रेजोनेंस के द्वारा अगर देखें तो इसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण एक तो इनमें जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं
उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से वो डोनेट नहीं कर। अब रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर से डीलोकलाइज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और डीलोकलाइज होने के कारण इनकी अवेलेबिलिटी अगर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या होते हैं आपके, एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब उसी तरह से अगर अपन बात करें टर्शरी एमाइन में, तो उसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने के कारण उसकी जो बेसिसिटी है और कम हो जाती है, क्योंकि उसमें अपन एक फिनाइल रिंग की बात कर रहे थे। टर्शरी एमाइन में कितने फिनाइल रिंग होंगे आपके, 3 फिनाइल रिंग होने के कारण उनमें जो है वो बेसिसिटी क्या हो जाएगी आपके, और कम हो जाएगी और इसके कारण जो है ये लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम होगी। क्यों, जैसे मैं किसी एक रिंग में बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वहाँ, एज इट इज़ वो डीलोकलाइज होंगे। जिस तरह से अपन ने एक तरह से उस बेंजीन में डीलोकलाइज किए इस डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़, बाकी के बॉन्ड जो हैं वैसे के वैसे ही है, नेगेटिव चार्ज। अब फिर से ये डीलोकलाइज होंगे और डीलोकलाइज होके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये स्ट्रक्चर बढ़ेगा, फिर से ये डीलोकलाइज होंगे और ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी नहीं ऐसी कितनी फिनाइल रिंग है आपके, 3 फिनाइल रिंग है और 3 फिनाइल रिंग के कारण उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन पे ऊपर जो लॉन पेयर है उसकी बहुत ही कमी हो जाएगी, क्योंकि उसकी अनुनादी संरचना जो है वो और बढ़ जाएंगी और उसके कारण जो है ये आपके एक तरह से उदासीन की तरह जो है वो व्यवहार दर्शाने लग जाता है, वो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो देता नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिक, सबसे कम बेसिक जो है वो क्या हो जाएगा आपका, टर्शरी हो जाएगा। और प्राइमरी में अपन ने देखा तो उसमें अपन ने ये देखा कि उसमें नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी जो है वो आपके और कम हो जाती है, सेकेंडरी पे और उससे कम हो जाएगी और टर्शरी पे और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब कल की क्लास में अपन जो है वो देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट अगर लगे हुए हैं तो उनकी बेसिसिटी पर जो है वो किस तरह से फर्क पड़ेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।